करेक्ट स्टार्ट हो चुकी। Okay, friends. So I welcome you all to this session on basic course in thermodynamics and its applications. In the last class, we have started with thermodynamics applications. Uh, what was the whole objective of doing that? We have seen that there is a power producing device, there is a power absorbing, and all of them they operate in a cycle. So there is a conversion of work, or there is a conversion of heat into work in a power producing device. In a power absorbing device, we are getting a kind of a refrigerating effect to so that we have to supply some net work to the system. Now, if by doing some analysis, अगर हम system की performance को improve कर सके, so that is what is the agenda of studying this whole course. Later, we have realized that for power producing devices, if we can increase the mean temperature of heat addition, then we can actually increase the efficiency of the system. So we have found that कि हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे बढ़ा सकते हैं और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिडक्शन कैसे कम कर सकते हैं. तो वन मेथड वाज रिलेटेड कि आप कंडेंसर को वैक्यूम पे ऑपरेट करिए ताकि उसका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रेडिएशन कम हो जाए और आप जो अपना बॉयलर है उसका प्रेशर जितना लार्ज से लार्ज रख सके, कीपिंग इन माइंड दैट की मैक्सिमम टेम्परेचर का एक वैल्यू उस पर मेंटेन करते हुए आप टेम्परेचर को राइज ओ सॉरी प्रेशर को राइज. बट प्रेशर राइज करने के साथ साथ एक इशू ये भी आ रहा था कि इट वाज फॉलिंग इन द लेफ्ट साइड, मतलब एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही, एक्स वाज डिक्रीजिंग इन द, तो ये एक्स डिक्रीज हो. और मैंने आपको बताया था कि 0.85 से कम हम एंटरटेन कर नहीं सकते क्योंकि अदरवाइज होगा क्या, अदरवाइज दिस कैन लीड टू द डैमेज ऑफ द टरबाइन, क्योंकि वेपर और लिक्विड के कॉम्बिनेशन टरबाइन हैंडल करने के लिए नहीं बनी, वो सिर्फ लिक्विड स्टेट मैक्सिमम वेपर स्टेट को हैंडल करने के लिए बनी. थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट अगर होगा तो चलेगा, बट नॉट अ लार्ज अमाउंट, नॉट इन अ लार्ज अमाउंट. सो टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम हमने देखा कि हम रीहीटिंग कर सकते हैं. रीहीटिंग से क्या होगा कि आपका जो पॉइंट है वो आगे आगे गिरे. तो दिस विल मेक श्योर दैट कि अब आगे से आप हाई प्रेशर यूज कर सकें, और जब आप आगे से हाई प्रेशर यूज कर सकेंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हाई प्रेशर के कारण आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा. रीहीटिंग के कारण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, बट रीहीटिंग के कारण इनडायरेक्टली आप हाई प्रेशर यूज कर पाओगे, उसके कारण जरूर आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा, विच विल लीड टू ओवरऑल इंक्रीज. बट रीहीटिंग में इंक्रीज में डिक्रीज द एफिशिएंसी, ओनली रीहीटिंग में इंक्रीज में डिक्रीज, दैट्स द होल थिंग. नाउ हम समझ तो गए हैं इतनी सी बात कि हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाना है. मतलब जो भी हीट्स हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम हायर टेम्परेचर पर सप्लाई, ना कि लोअर टेम्परेचर. इसी के कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट माय क्लास. सो दिस इज गोना बी योर लेक्चर नंबर 1. और यहाँ पर हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि जिसका मेन उद्देश्य मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाना है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज mean temperature of heat addition, and we will be doing it by regeneration. क्या होता है रीजनरेशन? रीजनरेशन में हम क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से.
Let us say that this is your TSI. और आपकी जो साइकिल है वो दो प्रेशर लाइंस के बीच में ऑपरेट करती है, हम सब जानते हैं. वन इज योर कंडेंसर प्रेशर, अनदर इज योर बॉयलर. राइट, ये लाइंस यहाँ पे पास होती है एंड दिस इज योर साइकिल. लेट अस से दैट दिस इज योर साइकिल. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. अगर मैं इसे एक बार और कॉपी करूं, में से कॉपी करके एक और इसकी, हाँ. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हीट एडिशन का प्रोसेस. अब मैं चाहता हूं कि पॉइंट 4 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, नहीं पे जितना ऊपर शिफ्ट होगा उतना मुझे फायदा. लेट अस से दैट कि आइडियल केस में मैंने इसे यहां तक शिफ्ट कर, इससे ज्यादा टेम्परेचर तो भी मैं राइज करनी हो. तो अब हीट एडिशन का होगा, सारी की सारी हीट एडिशन आपकी हायर टेम्परेचर. पर सर 4 से 4 डैश आप हीट टेम्परेचर राइज कैसे करते हैं? उसके लिए हमने क्या किया, एक सेटअप में आपको बना के दिखाऊंगा. So we have a boiler. हमारे पास ये बॉयलर थोड़ा बड़ा वाला. ये बॉयलर है, यहाँ से स्टीम गई. once this is the entry to the turbine which is 1 and इसके बाद यहाँ पर एग्जिट हुआ. फिर हमने क्या किया, इसे कंडेंस फ्री, और कंडेंस करने के बाद 1 2 3 मैंने इसे पंप के पास दिया. पंप से ये निकली. अब मैं इसे बॉयलर के पास ना भेजते, मैंने ऐसे ना टरबाइन के ऊपर से फ्लो करा, टरबाइन की केसिंग के ऊपर से थोड़ा तरीके से बनाया. तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए. और ये जो बाहर निकली तो ये फोल्डर से निकली. तो इसने हीट कहां से ली, इसने हीट, मैंने एक्सटर्नली हीट तो मैं यहां सप्लाई कर, आप समझ रहे. सो दिस स्टीम और दिस वाटर, सॉरी ये वाटर है अभी यहाँ पर, ये यहाँ पर स्टीम थी. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन वी हैव अ हाई प्रेशर स्टीम ओवर हियर, वी हैव लो प्रेशर स्टीम जो कि एक्सपैंड हो चुकी है, राइट, बेटर एलपी स्टीम. फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लो प्रेशर वाटर आया और फिर ये हाई प्रेशर वाटर.
और इसकी हमने एंथैल्पी राइज करी कैसे? स्टीम, देखो स्टीम की हाउसिंग जो है उसमें से कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगी, तो हमने इसे वहां पे समझा। दो ये इम्प्रैक्टिकल है ऐसा करना, बट हम अभी अभी जस्ट वी आर डूइंग सम थॉट एक्सपेरिमेंट कि कैसे करके हम 4 से 4 डैश बढ़ा दें। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये तो आइडियल केस है कि मैंने स्टीम के ऊपर से फ्लो करा दिया, क्योंकि स्टीम की केसिंग के ऊपर से फ्लो कराना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी डिड वाज, वो भी हम देखेंगे, बट ये अभी थॉट एक्सपेरिमेंट। पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, 4 डैश पे निकले हम। अब 4 डैश से 1 जो हीटिंग होगी बॉयलर में, इसके लिए हमने इसे बॉयलर में भेज दी। बॉयलर में गई और बॉयलर से इसने थर्मल एनर्जी दी और एक, तो अब जो आपने सप्लाई करी है हीट, वो 4 डैश टू 1 ही गई। ऐसे देखा जाए तो ये इसको कहते हैं, दिस दिस होल थिंग इज नोन एज आइडियल रीजनरेशन। दिस होल थिंग इज नोन एज आइडियल रीजनरेशन। आइडियल इसलिए कहा मैंने इसे, आइडियल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरा 4 से 4 डैश कर दिया। रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी, अब यहाँ पे रियलिटी चेक करते हैं। एक मिनट, रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में आप कभी भी 4 डैश तक नहीं, रियलिटी में आप पहुंचोगे, मतलब यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका 4 डैश यही पहुंचेगा। तो ये आइडियल पॉइंट, और ये रियल, तो भी रियलिटी भी की आपने, रियलिटी को भी एग्जीक्यूट किया। व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये होगा कि ये प्रोसेस अचीव कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आइडियल दो था। एक तो ये भी फिजिकली, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हाउसिंग के ऊपर ऑल्सो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। तो हम करते क्या एक्चुअली में, आप ध्यान से समझिए। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड। हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें 4 to 4 डैश, मतलब ये लोअर टेम्परेचर वाली जो हीटिंग है, ये हम बाहर से कर रहे हैं। बाहर से मतलब बाहर से नहीं कर रहे, सॉरी, बाहर से नहीं कर रहे, ये सिस्टम से कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए, ये आपका बॉयलर है, बॉयलर में है, नीचे बॉयलर है, ये चीज गई टरबाइन के पास, टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन से गई कंडेंसर के पास,
देखिए क्या मैंने क्या करा, यहाँ से कुछ स्टीम लीट लेट कर निकाल बाहर। तो ये आपका नंबरिंग में नंबरिंग पहले यहाँ दे देना। यहाँ से मैंने थोड़ी सी स्टीम कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 kg पर सेकेंड जा रहा है तो मैंने m1 डॉट निकाल लिया है। m1 डॉट कैन बी इक्वल टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.2 kg। 1 kg पर 0.2 निकाला, हर एक पे 0.2 निकाला, मतलब 20% निकाला। ठीक है सर, बहुत बढ़िया काम करा आप क्या करोगे। अब मैं ये क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मेरा वाटर बना है, इस वाटर की मैं हीटिंग इससे करा। तो मैं स्टीम, मेरी जो वाटर है जिसे मुझे हीट अप करना था, इस वाटर को आपको हीट अप करना है ना, जो बना है पंप पंप, इसको पहले तो एक बार इसका प्रेशराइज करो, सबसे पहले तो इसका प्रेशर कर दिया तो ये पंप वन है, इसमें तो बहुत सारे पंप लगे, बताओ पैरेलली ड्रॉ भी करते हैं। बॉयलर प्रेशर है, इस पॉइंट को मैं अभी 4 नाम दे रहा हूँ, बीच के पॉइंट्स आपको 5 है ना। अब 4 to 5 कंडेंसर, अब 5 to 6 आपने इसको पंप किसी इंटरमीडिएट। और आपने क्या करा, यहाँ से m1 डॉट तो निकाल लिया, यहाँ से m2 डॉट निकाल, समझिएगा ये करके। मतलब यहाँ से 0.2 निकाला, यहाँ से 0.6 निकाल लिया, यहाँ 0.4 निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 माइनस m1 डॉट। अब ये हाई प्रेशर पे निकाला है, ये लो प्रेशर पे निकाला है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 वाला जो है, जो आपने निकाला, इसको मिलाएंगे इसके साथ। तमाश डाल, इसे हम कहेंगे हीटर की क्लोज वाटर। अब यहाँ से कुछ मास, लेट्स से वी कॉल दिस एज 5 to 6 आपने पंप किया। और देखिएगा इसको पंप किस प्रेशर पे करा हमने, ये हीटर के प्रेशर, ताकि हीटर के अंदर एक प्रेशर पर आ जाए। और ये हीटर को कितने प्रेशर पर रखा, जितने प्रेशर पर यहाँ से आपने निकाला, यहाँ पे कितने प्रेशर पे निकाला आपने, मान लीजिए ये इंटरमीडिएट प्रेशर। तो यहाँ से बेसिकली आपका क्या हुआ, ये 3 पॉइंट, तो 3 to 6, या सॉरी 3 to ये वाला पॉइंट, इसे 7 नाम दो। 3 to 7 यहाँ पे जो स्टीम थी उसके साथ क्या हुआ, ये 3 to 7 जो स्टीम निकाली वो कंडेंस हो गया यहाँ पर। और 6 to 7 क्या हुआ, 6 to 7 ये आपकी हीटिंग है, बट एक्सटर्नली नहीं हुई, इंटरनली। किसने करी, ऊपर वाली स्टीम। अब ये दोनों मिल चुके हैं,
यहाँ से M2 मास निकाला था, यहाँ पर 1 - M1 - M2 मास था, तो अब यहाँ से निकलेगा आपका टोटल मास। अब इसके बाद हीटर, अब यहाँ से जो स्टीम निकाली थी वो हम हीटर वन में भी। अच्छा, ये निकाली थी हमने किसी इंटरमीडिएट प्रेशर पे। यहाँ पे मतलब 1 से 4 जो एक्सपेंशन हो रहा था आपका, 1 से 4, उसको हमने टुकड़ों में करा, एक 2 पर निकाला, 3 पे निकाला। अब क्या करना है इसके बाद? अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पानी को पंप करके इस प्रेशर पे डालना पड़ेगा, ताकि ये वाले प्रेशर लाइन पे डालना है, गेटिंग इज ये वाली प्रेशर। उस पर कैसे डालोगे? यहाँ पर तो है ही, एक पंप लगा दो, इस पे पंप लगा दो। ये पंप क्या करेगा, इसे हीटअप करके, हीटअप क्या, सॉरी, इसका प्रेशर बढ़ाकर 7 to 8 का प्रेशर होता है। 7 to 8 आपका प्रेशर इस लाइन पे लाके छोड़ दिया। अब ये जो है आपका प्रोसेस, नेक्स्ट थोड़ा ना बॉयलर को ऊपर 7 to 8 आपने यहाँ पर, यहाँ पर 7 to 8 तो आपने क्या करा, प्रेशराइज करा। अब ये 0.9 है, 8 to 9 क्या होगा, 8 to 9 ये वाला पार्ट, इसकी हीटिंग होगी बट इंटरनली स्टीम से ही। और 9 to 10, सॉरी, 8 to 9 तो ये हो गया, और 2 to 9, 2 to 9 यहाँ पर क्या होगा, 2 to 9 ये आपका जो आपने स्टीम लेट करी थी, ये स्टीम वाटर में convert, देखिए ये करना। बस, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप वापस से इसे 9 to, जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ तक लाने के लिए आप इसे इस प्रेशर पे लेकर आओ, 9 to 10 ये वाले प्रेशर पे लाओ। जी वाले प्रेशर पे लाने के लिए आपको फिर पंप करेगा, हेड पंप। और बस ये इसके बाद 10 to 1 जो आपका बॉयलर है, बॉयलर को आप यूज सकते हैं। ठीक है, इसे मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए।
क्या हुआ है बेसिकली, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट अगर समझाया जाए सही से और समझा जाए सही से इतना भी। ठीक है, वापस से स्टार्ट। वन से मेरी स्टीम निकली, हाइलाइटर यूज करता हूँ, बॉयलर से अच्छी एंथैल्पी इसके पास, बढ़िया, गई गई गई, इसने एक्सपेंशन किया, कुछ वर्क किया, वन से टू वर्क किया, देखिए काफी सारा वर्क किया है expansion। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट मैंने निकाल लिया। कितना पार्ट निकाला मैंने? एम वन। अब बची कितनी यहाँ पर? बची सिर्फ वन माइनस एम वन। अब टू से थ्री क्या हो रहा है यहाँ पर इस स्टेज में? स्टेज में क्या हो रहा है यहाँ पर? टू से थ्री सिर्फ आपकी वन माइनस एम वन डॉट ही एक्सपैंड हो रही है। और वो एक्सपैंड होकर कहाँ गई? यहाँ थ्री पर आ गई। अब थर्ड स्टेज पे क्या हुआ, हमने वापस से कुछ और स्टीम निकाली, पूरी नहीं निकाली। मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट टू निकाली थी, तो पॉइंट एट एक्सपैंड हो गई। अब पॉइंट एट में से मैंने पॉइंट फोर और निकाली, तो पॉइंट फोर बची भी एक्सपैंड होगी आगे, थ्री टू फोर। तो ये जो थ्री टू फोर है, इसमें बची भी वन माइनस एम वन डॉट माइनस एम टू डॉट एक्सपैंड। अब जो स्टीम निकली थी, इसका हुआ क्या? ये जो स्टीम निकली थी यहाँ से, अगर मैं इसे यहाँ से हाईलाइट करूं, चलिए पहले जो लास्ट स्टेज में निकाली हमने, जो लो प्रेशर पे निकाली, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्टीम आपने लो प्रेशर पे निकाली, वो स्टीम एक्चुअली में हमने एक हीटर में भेज दी, एक कंडेंसर में भेज दी, ऐसा बोल दीजिए। उसके लिए तो कंडेंसेशन हुआ, बाकी जो आपने फोर्थ से फाइव यहाँ पर जो पानी कंडेंस किया है, जिसका मास वन माइनस एम वन डॉट माइनस एम टू डॉट है मास फ्लो, उसे हम कंडेंस करेंगे, उसे हम कंडेंस करेंगे, सॉरी, उसको हम हीट अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। तो ये स्टीम कंडेंस होगी और वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि ये वाटर तो ऑलरेडी कंडेंसर में कंडेंस हो चुका है, इसने अपनी ऑलरेडी हीट रिजेक्ट कर दी है, दिस हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। बट अब ये जो स्टीम है आपकी थ्री से लेकर, आपने जो थ्री पे अब निकाली है बाहर, इसको भी तो कंडेंस करना पड़ेगा आपको। तो थ्री से सेवन जब आप इसे कंडेंस करा रहे हो, तो इसको कंडेंस कराने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो आप किसको दे रहे हो? वो आप एनर्जी अपनी, जो आपने फोर पर, आपने फोर से फाइव तक जो वाटर का स्टीम कंडेंस करी, उसे फिर ये दोनों मिलकर वो स्टीम से मिलेंगे जो आपने हाई प्रेशर पे निकाली। तो आपका जो टोटल है यहाँ पर पूरा मास आ जाएगा 11 kg पर सेकंड, वापस से पूरा सिस्टम बॉयलर के पास जाएगा। आप हीट सप्लाई करोगे 10 टू, आपने एक्सटर्नली सिर्फ 10 टू नहीं, दैट इज व्हाट ऑल दिस। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये प्रोसेस में एफिशिएंसी, आपने मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाने से आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली है। ये हम न्यूमेरिकल कुछ भी बात करेंगे, बट इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि वर्क डन और एफिशिएंसी कैसे निकालें। थोड़ा सा पेज के बाद। देखिए,
अब टरबाइन वर्क क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क लिखने के लिए आपको यहाँ पर देखिए H1 - H2 और कितना मास फ्लो हुआ, ये तो पूरा 1 kg/s। फिर H2 - H3 यहाँ पर कितना हुआ, 1 - M1 प्लस H3 - H4 1 - M1 ये टरबाइन वर्क। पंप वर्क क्या होगा, पंप वर्क होगा आपका, देखो पंप वर्क कहाँ का हुआ, मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो पंप वर्क है, एक पंप वर्क है, 3 पंप लगे हैं टोटल, देख लो आप, 3 पंप, P1 P2 और 3 स्टेज में टरबाइन वर्क हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। पंप वर्क कैसे लिखोगे सर, H5 H6 - H4। अब H6 - H5, 5 से 6 जा रहे हो तो कितना मास लेके जा रहे हो, 5 से 6 आपने जो पंप किया वो 1 - M1 डॉट - M2 डॉट, 1 - M1 डॉट, फिर M2 डॉट मिल गया आकर तो 1 - M1 डॉट बचा। तो आपने H6 से लेकर 5 तक ना, 5 से लेकर 6 तक सॉरी, अब आपने 7 से लेकर 8 तक, 7 to 8, 7 to 8 आपने ये
हेलो हेलो। आई थिंक सम कनेक्शन प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। नाउ हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन की, तो उसको मैं लेके चलता हूँ अपने साथ। ठीक है। तो व्हाट इज एनर्जी इन ये स्टेडी स्टेट डिवाइस है। व्हाटएवर इज कमिंग इन दिस इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जो भी अंदर आ रहा है वो जा रहा है। अंदर क्या आ रहा है, वन माइनस एम वन डॉट माइनस एम टू डॉट इंटू एच सिक्स प्लस एम टू डॉट एच थ्री। और बाहर क्या जा रहा है, वन माइनस। ये आप हर एक हीटर पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या करा, व्हाट इज कमिंग इन इज गोइंग आउट, एनर्जी स्टोर तो कुछ होगी नहीं एनर्जी। क्यों नहीं होगी स्टोर, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। जो भी आएगा वो, अगर अंदर आधा गया और बाहर कम निकला, इन जा रहा है और आउट कम है, तो स्टोर होगा। और स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगी, तो फिर चीजें कांस्टेंट कैसे रहेगी, फिर तो चीजें प्रॉपर्टीज चेंज होगी अगर एनर्जी स्टोर होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि for a steady state whatever is coming into the system will be in the system. Now that what I'll be going to do is हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये से रिलेटेड न्यूमेरिकल आना थोड़ा मुश्किल है, बट इससे ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, कैसे से यूज ले सकते हैं। देखेंगे हम सारे क्वेश्चन तो हम करने हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि अपने जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे सॉल्व करना है। आफ्टर दैट we will actually get the details of। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर देता हूँ आपको, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स।
क्वेश्चन पेस्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक करके एक ही डेटा के साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तकरीबन 10-12 क्वेश्चन है, ताकि जो पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सही से डिग्री सेल्सियस है, पॉइंट आया नहीं बता। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल 12, 10 से 12 क्वेश्चन है सीरीज, और हमारे पास अभी टोटल एक्चुअली 10 क्वेश्चन आ गया। I'll be starting solving each of them one by one. Steam is the working fluid in an ideal Rankine cycle. Saturated vapor enters the turbine. Without any second thought, सबसे पहले तो आप एक काम करें, यहाँ पर TS कर्व बनाओ। Steam is the saturated vapor enters a turbine at 0.8 megapascal. I think 8 megapascal की एक लाइन बना लेते हैं। 8 मेगापास्कल और एक लाइन 0.008 की दिख रही है आपको, 0.008 की लाइन बना कंडेंसर। आउटपुट नेट पावर आउटपुट दिया हुआ है आपको W टरबाइन माइनस W पावर। अच्छा ये रेट दिया, पावर दिया। जब भी पावर की बात होगी तो मास फ्लो रेट इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। और पहले हमें यहाँ दिया हुआ है कि सैचुरेटेड वेपर एंटर्स द टरबाइन एट 8 मेगापास्कल, मतलब टरबाइन पे एंट्री यहाँ हो रही है सैचुरेटेड स्टेट में, सुपर हीटेड में 1.2। और सैचुरेटेड लिक्विड एग्जिट्स द कंडेंसर, ये कंडेंसर का एग्जिट, मतलब ये 1 और 3 दे दिए, बाकी सब तो आपको बताइए ये एक्सपैंड करेगा। आइडियल का मतलब क्या है कि ये प्रोसेसेस सारे आइडियल है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक रियलिटी में नहीं होंगे। कैसे होंगे अगर रियलिटी में नहीं होंगे, तो वहां हम देखेंगे जब मैं आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। तो 1 से 2 हम गए यहाँ पर। 1 से 2 से 3 से 4। यहाँ पे रीजनरेशन रीहीट कुछ नहीं, सिंपल साइकिल है, सिंपल वेपर साइकिल। आइडिया सबसे इजी क्वेश्चन। सुपर हीटेड भी नहीं है और हीटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं है। So how will we proceed आगे further? Let's see that. तो सबसे पहले तो हमें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालनी है। आप एक काम करें, सारे पॉइंट पर एंथैल्पी सबसे बेस्ट होता है। पॉइंट पर एंथैल्पी 1 2
all the points, calculate. निकल जाएगा आपको, जो पूछा वो भी, जो नहीं पूछा वो, तो कैसे कर। ठीक है, एंथैल्पी एट वन क्या होगी, एच जी एट द रेट 8 मेगा पास्कल। स्टीम टेबल पे चले जाइए, स्टीम टेबल पे जाना पड़ेगा, ये स्टीम टेबल में 8 मेगा पास्कल, 8 मेगा। तो ये तो आपकी बेस टेम्परेचर, हमें चाहिए प्रेशर बेस, प्रेशर बेस। ये पूरा डेटा है, जी चाहिए क्योंकि हमारी सैचुरेटेड, मतलब हमें ये चाहिए 14.4, नहीं मैंने ये जी 2758.7, H1 हम लिख देते हैं 2758.7 मेगा। एच टू कैसे होगा, एच टू जो होगा वो होगा एच एफ एक्स टू एच जी एट द रेट 0.008। अब आपको 0.008 वाली पे जाना पड़ेगा, 0.08 वाली पे अगर आप जाएंगे, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या देखेंगे, रेटी करस्पॉन्डिंग आपको क्या देखना है, एच एफ जी दोनों देखें। एच एफ इज योर, जी अभी को लिख लिया भाई, 173.8, 173.8, एच जी हो गया, और एच एफ जी दोनों का सब 2402। अब हम एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, एच टू हो जाएगा आपको। अच्छा 173.84 प्लस एक्स टू 2402। अब यहाँ पर एक्स टू कैसे, और एक काम करो, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा ये भी नोट डाउन कर लो साथ साथ, ये दोनों टेम्परेचर और एक्स टू निकालो, ये तीन काम करो, ये तीन काम तो आपके पास टीम टेबल ही है ना। पहले तो टेम्परेचर नोट कर लो 41.5, ये तो हमने 41.5 नोट कर दिया। 8 मेगा पास्कल का टेम्परेचर कितना था आपका, 8 मेगा पास्कल 295.008। अब कैसे निकालेंगे एक्स टू, देखिए एक्स टू निकालने का तरीका ये होता है कि आपको एस वन एस टू पता है, कैसे, क्योंकि आपको एस वन पता है। एस टू क्या होगा, एस एफ प्लस एस एक्स टू
एक एस एफ जी एट द रेट 0.008। तो यहाँ पर आपको एस वन पता है, एस एफ पता है, एस एफ जी पता है। एस वन कितना होगा? एस क्या होगा? एस वन होगा ये एस जी, एंट्रोपी एट जी गैसियस स्टेट एट द रेट 8 मेगा पास्कल। एक तो ये वैल्यू उठा लो, एस जी उठा लो, पीडीएफ कॉलम बीच वाला कॉलम ये 5.74, 5.7450, 5.7450 इक्वल टू, बाकी का डेटा आपको 0.008 से 0.008 पर चलेगा। एस एफ और एस एफ जी, एस एफ और एस एफ जी लिख लेता हूँ एक बार। एस एफ है 0.524, 7.63। ये हो गया आपका 0.5249 प्लस x2 इंटू 7.6। यहाँ से हम x2 निकालते हैं। आप लोग भी पैरेलली कैलकुलेशन करते रहे साथ साथ में, तो इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन ताकि बेसिक डाउट खत्म हो जाए। तो आपका 0.6, क्योंकि आना नहीं चाहिए, पर ठीक है ये प्रॉब्लम है, 0.85 से ज्यादा रखते हैं। ओके, अब H2 आ गया तो आप H2 निकाल सकते हैं यहाँ पर। H2 आ जाएगा आपका 2402 प्लस 173 this is coming out to be 1790। 173। H2 आपके पास मेन वैल्यूज लिख दीजिए। H1 कितना आया? 275। H2 कितना आया? 1794। H3 कितना आएगा आपका? H3 क्या है? H3 इज नथिंग बट एफ एट द रेट 0.00। ये तो हमने निकाल ही रखा है कहीं ना कहीं। एच एफ ये 173.8। बात आती है H4। H4 निकालने के लिए हमने, मैंने आपको एक टेक्निक बताई है वो यूज करना। पंप होगा, कैसे निकालोगे? एक मिनट दीजिए।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट H4। H4 निकालने के लिए मैं पंप वर्क निकाल लेता हूँ। पहले पंप वर्क क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 मल्टीप्लाई बाय बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर। याद रखें मैं VDP फॉर्मूला यूज कर। अब पंप वर्क के लिए V3 क्या होगा मेरा? V3 वुड बी नथिंग बट VF एट द रेट 0.008 मेगा। बॉयलर प्रेशर कितना है मेरे पास? 8 मेगा। कंडेंसर प्रेशर कितना है? 0.008। दैट वुड बी V3 PV माइनस PC। तो V3 के लिए मुझे स्टीम टेबल देखना पड़ेगा। 0.008 का है इसमें, ये 0.001 00848। तो 0.001 00848 008। पंप वर्क आया आपका 0.001 00848 मल्टीप्लाई बाय बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर। Boiler pressure is 8 into 10 to the power 6 minus 0.008 into 10 to the power 6. Whole divided by 1000 will give you work in kilojoule। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर के ऊपर, इसलिए आंसर किलोजूल पर लीजिए। लेट मी डू द मैथ्स। मल्टीप्लाई करा। पंपर इज कमिंग आउट टू बी 8.05। थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ सकता है आपके साथ भी। अगर आप स्टीम टेबल प्रेफर कर रहे हैं तो स्लाइड deviation from the answer is expected, not worry about it। पंप वर्क आ गया है आपके पास और पंप वर्क होता है H4 माइनस H3। H3 अभी हमने निकाला तो यहाँ से H4 आ जाएगा। H4 वुड बी इक्वल टू पंप वर्क प्लस H3। और H3 यस किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये 181.14 किलो जूल पर। 173.84 प्लस 8.059 और 81.9। ये कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आप ये वन हाफ आउट होगा।
तो अब बस अब सारे चीजें हम निकाल सकते हैं एक एक करके। थर्मल एफिशिएंसी, बैकवर्क रेशियो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, एवरीथिंग। लेट अस प्रोसीड फॉर। तो यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो थर्मल एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू नेट वर्क, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन हीट सप्लाई। टरबाइन वर्क क्या होगा आपका? टरबाइन वर्क होगा सर H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 कर दीजिए, अब कितना आ रहा है? 2758 माइनस 1794.5, 963। इसमें से अगर हम पंप वर्क माइनस कर दें, पंप वर्क कितना है आपका? 8.059। आपका नेटवर्क आता है यहाँ पर 955.44। हीट सप्लाइड कितनी होगी आपकी? H1 माइनस H2 माइनस, सॉरी, हीट सप्लाई 4 to 1 होगी ना, तो H1 माइनस H2। इसलिए H4 निकालना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने पहले सारी एंथैल्पी निकाल कर दिया क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में सब कुछ पूछा हुआ है। H1 is 275, H4 is 180.9, so that gives you 2758 minus 181.9, 2576, 2576 पॉइंट। इसी तरह आपका पहला पार्ट का प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट, थर्मल एफिशिएंसी को देखिए, वर्क कर पाए आप सिर्फ 955.42 और आपको हीट दी गई थी 256। रियली इनएफिशिएंट जैसे देखा जाए, बट आप ध्यान रखें हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच। 0.35 परसेंटेज में देखेंगे तो 37.08%। पहले पार्ट को मैं थोड़ा साइड में कर दूंगा। Now after this, they are asking the backward ratio. The backward ratio. The backward ratio is very simplified कि आप कितना कर रहे हो टरबाइन वर्क कंपेयर, दैट इज। चलिए नीचे कर लेते हैं तो हमारे पास डेटा किसी के सामने है। सेकंड अपॉन टरबाइन जी इक्वल्स टू योर बैकवर्क रेशियो आर। पंप वर्क कितना है यहाँ पर? 8.05। टरबाइन वर्क कितना है आपका? नेट वर्क नहीं लिखना है आपको, टरबाइन वर्क लिखना है, वर्क लिखना है। ये तकरीबन तकरीबन आप देखिए नेग्लिजिबल ही आ रहा है।
ओके, बहुत ही कम है कंपैरिजन टू व्हाट यू आर। पब का वर्क आप देखिए कितना कम है, क्योंकि बीडीपी का टरबाइन वर्क के लिए आप बीडीपी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम आप देखेंगे तो दोनों चीज ये आप आ, यहाँ पर वेपर भी इन्वॉल्व है, यहाँ देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी चेंज नहीं होगा, उसका प्रेशर। दैट इज द लॉजिक ओवर देयर। अब अगर हम आगे की बात करें, थर्ड आपसे पूछा गया है मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। स्टीम का मास फ्लो रेट क्या है? अब देखो, नेट पावर आउटपुट आपको पता है, तो डब्ल्यू नेट को अगर मैं मास रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास पावर। तो डब्ल्यू नेट कितना है भाई? डब्ल्यू नेट मेरा है 955.441। 955.441 इंटू मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इज वॉट? मास फ्लो रेट हमें निकालना है, पावर इज 100। ये किलो जूल में है, मुझे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे किलो जूल पर किलो जूल पर केजी, सॉरी, और ये किलो जूल पर सेकेंड। मास फ्लो रेट आएगा आपका 1 2 3। आपसे पूछा है केजी पर आ रहा है, केजी पर सेकंड में आएगा यहाँ पे 104.663 केजी पर सेकंड। बहुत ज्यादा होता है डिग्री मास फ्लो रेट। केजी, वो भी स्टीम, वो भी 1 सेकंड में। बस इसको अब आप लिख दो यहाँ पर। मास फ्लो रेट इक्वल टू, ये 1 सेकंड में है तो 1 घंटे में कितना होगा? केजी पर आवर के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.76 10 to the power 5 केजी पर आवर, टन से हो गया। Next is the rate of heat transfer into the working fluid as it passes through the body। मतलब QS निकालना है रेट के साथ, तो QS would be equal to H1 minus H4 multiply by m डॉट। तो अभी यहाँ पर आपका H1 है। ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले स्टेप तो मैं लिखूंगा आपको, फर्स्ट वुड बी कैलकुलेट एंथैल्पी एट पॉइंट। H1 कितना है? 2758 माइनस H4 181.9। मास फ्लो रेट अभी हमने देखा 104.6। ये आ रहा है आपका हीट सप्लाई 269.640 मेगावाट। ह्यूज अमाउंट ऑफ
थर्मल एनर्जी। ओके, the rate of heat transfer from the condensing steam. अब हीट सप्लाई निकालने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज the rate of heat transfer from condensing steam as it passes through the condenser and figure. तो अब ये हीट कितना रिजेक्ट कर रही है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में करें तो ये पूछना है। तो कैसे निकालोगे आप हीट रिजेक्टेड? लेट अस डू दैट। तो हीट रिजेक्शन के लिए वेरी सिंपल रेट पूछा है। मास फ्लो रेट तो आपको पता ही है, H2 माइनस H। एक बार एंथाल गेट में क्या है, कितनी बार डायरेक्टली एंथैल्पी दे देते हैं प्रॉब्लम को इजी बनाने, तो वो ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको एंथैल्पी भी नहीं निकालना पड़ेगा, और कभी कभी सिर्फ एंथैल्पी पूछ लेते हैं ताकि मतलब दो में से एक कैलकुलेशन करवा लेते हैं। मैं दोनों कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। वी हैव H2 as 1,794.5, H3 as 173.84। A huge amount of heat has been rejected. Approximately it is coming out to be 169.634 megawatt. Okay, this much amount of heat has been rejected to the surrounding. The mass flow rate of the condensing cooling water. अब देखो कंडेंसर है आपका, कंडेंसर में क्या लगेगा, स्टीम को कंडेंस करा देंगे। ये आपकी स्टीम है, स्टीम आई, ये स्टीम कंडेंसर। ये थी आपकी 0.008 मेगापास्कल स्टीम। ठीक है, ये आपकी स्टीम जैसे ही आई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आपने एक, तो ये बेसिकली आपका हॉट फ्लूइड और ये आपका cold fluid। तो ये 15 डिग्री पर आया और 35 डिग्री पर चला, कितना मास फ्लो रेट रहोगा? ये थ्रू आउट 41 डिग्री पर मेंटेन। समझ रहे हैं? हीट कितना, तो आप इसके बीच में हीट ट्रांसफर होगा। तो हमें मास फ्लो रेट निकालना है कूलिंग मोड।
ये कूलिंग वाटर ले रहा है। MC डेल्टा टी वाटर का ये 8 दी इसने 169 तो सी वाटर आप जानते ही हो 4.2 ले सकते हैं। क्या जाएगा हम मास को रिटर्न का दिस इज कमिंग आउट टू बी अच्छा इसको 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा तो किलो वाट को बताने के लिए एक मिनट यार 4.2 किलो जूल पर केजी टेम्परेचर से भी कर दिया 169.64 ये किलो से डिवाइडेड पावर 3 ये 6 पावर 3 किलो किलो मेगावाट में है इसलिए this is divided by 20 into 7.2 7.3 into 10 to the power 6 तो ये मोटा मोटा मास फ्लो रेट आएगा आपका कूलिंग वाटर का देखिए आप और प्लांट किस तरह से ऑपरेट होगा ठीक है ये रियल वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बट ये नियर अबाउट ऑर्डर सेम है इसी ऑर्डर में पावर प्लांट चलता है ये बेसिकली हम किसी वाटर रिसोर्स से लेते हैं इतना पानी इसलिए पावर प्लांट्स को ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट पावर सप्लाई तो निकली है वाटर सप्लाई तो नाउ आई हैव आंसर्ड ऑल 1 to 6 प्रॉब्लम्स ठीक है चलिए अब इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं इस प्रॉब्लम का तो मैं नेक्स्ट वर्जन लेकर आता हूँ आपके सामने अब इसमें सुपर हीट भी दे देते हैं और रीहीट नाउ आइडियल से मतलब अभी भी ये है कि आपकी जो प्रोसेस है वो आइडियल है मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अभी भी आइसेंट्रोपिक ही आइडियल से मतलब ये होगा हम देखेंगे आगे चल के कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अगर अपनी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से अगर वो डेविएट होता है तो हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज डिफाइन करते हैं उससे का उसके साथ कैसे डील करना है आई थिंक दैट वुड बी द पार्ट ऑफ
लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. So steam is a working fluid in an ideal Rankine cycle. और देखिए अब यहाँ पर हम 3 प्रेशर लाइंस बनाएंगे. एक है आपकी 8 मेगा पास्कल जो पहले भी थी. एक है 0.008 मेगा पास्कल, ये भी पहले. पहले आप 1 से 2 डायरेक्टली आ रहे थे, अब आप स्टेप्स में आ रहे हैं. अब यहाँ दिया हुआ है स्पेशली कि सुपर हीट और रीहीट, मतलब आप यहां से कहीं स्टार्ट करें 1 से. नाउ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके. किसी वो 1 पॉइंट कहीं पे भी रैंडमली हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी दी जाएगी. 8 मेगा पास्कल 480 डिग्री सेल्सियस. आप खुद देख लीजिए 8 मेगा पास्कल पे पहले टेम्परेचर कितना था. सर 8 मेगा पास्कल पे पहले टेम्परेचर था हमारा 295. तो अभी भी वही रहने वाला है 295 यहाँ पर. तो डेफिनेटली 295 अगर है और हमारा करंट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट ऊपर लाया करेगा. वन वन आपका ऊपर आएगा. तो दिस वुड बी योर पॉइंट वन ऑफ स्टार्टिंग. अब यहां से लेकर आप क्या कह रहे हैं आपको ये, एंड एक्सपांड्स टू 0.7 मेगा पास, तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर आकर एक्सपैंड. लेट्स से दिस इज हाउ इट इज एक्सपैंड. इट इज देन रीहीटेड बैक टू 440 डिग्री सेल्सियस. अब 0.7 मेगा पास्कल पे तो ये लाया. अब ये पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है. ये श्योरिटी नहीं है, इसे चेक करेंगे हम. रुक जाओ, पहले एक एस्टिमेट प्लान बना लेते हैं. फर्स्ट से लेकर हम सेकंड गए, थोड़ा इतना हाई 440 ना, तो उससे तो नहीं आया. ये 440 पर आ गया. और ये आपका अब ये यहाँ से नहीं, और अब ये इंटरमीडिएट प्रेशर लाइन में नीचे बना. जब आप ऑन कराओगे, हम बताऊँ ये साइकिल जो है, वन से टू चली रेड लाइन में दिखाई दे रही है. थ्री से हम स्ट्रेट लाइन पर वन से टू से पूरा प्रोसेस चला. सी सी से पूरा प्रोसेस चला 4.
तो डायग्राम समझ में आना भी जरूरी है। 4 से आप वापस से कंडेंस करोगे तो कंडेंसर होगी 4 से 5 और 5 से अगर मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए सही से। ये आपका 295 का ऑप्शन है। यहाँ पे लाइंस क्लोज होती है क्योंकि आप प्रेशर राइज करोगे तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ये बहुत पास होती है पास। 6 ये आपने 2 बार हीटिंग करी, एक बार तो यहाँ पर 61 2 पॉइंट के भी गारंटी नहीं है, 2 पॉइंट थोड़ा सा एम्बिग्यूटी में है, देख लीजिए सही होगा तो ठीक है, तो इसको शिफ्ट कर once we have drawn this diagram, now we have to calculate efficiencies and all those things, but before that इस diagram को थोड़ा सा हम और अभी confidence gain कर लेते हैं इस पे। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसे नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये स्पेस बन जाए। ठीक है ना। अब अगर हम देखें ध्यान से तो आपके पास ये भी 0.00, आपको H1 निकाल, H1 कैसे निकाल? देखो क्या होता है ना, सुपर हीटेड या तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल देखो या फिर गेट में जैसे एग्जाम अगर आप लो तो गेट में क्या होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली दिया होगा, ये आपको स्टीम टेबल आपको डायरेक्टली देखो एच जी की वैल्यू जो है आपको दी एच जी एट द रेट 80 बार ऐसे दिया, 80 बार या 8 मेगा पास्कल ये दिया हुआ है आपको। मान लीजिए H1 मैंने आपको प्रॉब्लम में ठीक है दिया हुआ है 3 3 4 8 S1 भी मैंने आपको दिया हुआ है 6.65। अगर मैंने आपको S1 दिया हुआ है तो आपको S2 भी पता है 6.65, लिख देता हूँ गिवन डेटा और मैंने आपको V1 भी दिया, आपको जरूरत पड़े तो ठीक है। सब गिवन। अब S2 अगर मुझे पता है तो एक काम करो, यहाँ बस इतना चेक कर लो इन 2 पॉइंट्स, ये आपकी लाइन कितने पे थी, ये 0.7 वाली लाइन है, 0.7 पर चेक कर लो आपके, आपको बताता हूँ ये 0.7 की लाइन, तो 0.7 पे चेक कर लो ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या है एंट्रोपी। एंट्रोपी ये 2 पॉइंट्स पे क्या है पहले चेक कर लो फिर बात करो, क्यों चेक कर रहा हूँ समझा। 0.7 मेगा पास्कल पॉइंट याद रखना, 0.7 मेगा पास्कल ऊपर आएगा, नीचे आएगा 0.7। एंट्रोपी की बात कर रहे थे तो 1.9918, तो 1.9918 4.715 लिख लेता हूँ, मैंने कॉपी में दिमाग कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब लिख लिया 1.9918 और 4.715,
ये हो जाएगा आपका 1.9918, 4.715। और करंट एस की वैल्यू, सॉरी ये 6.7, ये कैसे ये डाउट है कि यहाँ पर करंट वैल्यू 6.7, ऐसी गलती ना करें, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। 6.707, हमारी जो करंट वैल्यू है S2 की तरफ, हमारी जो करंट वैल्यू 6.6 है, 6.6 है मतलब लोकेशन यही कहीं है, क्योंकि 6.6 नहीं होगा। अगर 6. तो पॉइंट यह होता था, मतलब ये जो लोकेशन 2 है ये कंफर्म्ड है, लोकेशन 2 इज नाउ कंफर्म। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ये डायग्राम के साथ रेफरेंस, लोकेशन ऑफ 2 इज, अब एक काम करते हैं, इसको एज इट इज नीचे रखते हैं। हमें अब बस 2p 3p 3 के इनका 3 के एंथैल्पी भी आपको एंथैल्पी सब दिया हुआ डेटा जो दिया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ। तो काम करता हूँ, आपको टेबल कैसे डेटा दिया जाता है। देखिए आपको दिया हुआ है डेटा में 18 बार 480 डिग्री सेल्सियस, ये सुपर हीटेड वीजी एच 6.65 3348.4 0.0403, 80 बार हो गया, 7 बार, 7 बार मतलब 0.7 7 मेगा पास्कल और 440 डिग्री सेल्सियस मतलब सुपर हीटेड स्टेट होगी 0.46673026 3353.3 ओके। H1 आपको पता है, सारी वैल्यूज लिखते जाते हैं यहाँ पर, H1 H2 H3 H4 तक की मैं लिखना है। H1 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कि dB आपको 3348.4। सिमिलरली आपको H2 निकालना पड़ेगा, H3 दिया हुआ है आपको, H3 दिया हुआ है आपको 3353.3, तो स्ट्रीम टेबल से डायरेक्टली ले लिया आपने। अब बचता है H2 निकालना, H4 निकालना, H5 निकालना, H6। ठीक है, H5 तो डायरेक्टली आप स्ट्रीम टेबल से रीड कर सकते हैं, 0.008। H5 तो आप देख लीजिए, अभी हमने निकाला ही नहीं, ये 3 था पहले, कितना था 173 पॉइंट,
बात है H2H4 और H6 से निकाल। H2 के लिए फिर आपको यहाँ पर H2 पता होना चाहिए, H2 पता होना चाहिए। अब S S2 is equals to Sx plus X2 Sg at the rate 0.7। S2 अभी आपने देखा कितना था, 6.6586। SF 1.9918। SGF 6.707 minus 1.9918। minus 1.9918 divided by 6.707 minus 1.99। काफी क्लोज है वन, मतलब ये तकरीबन तकरीबन आ रहा है आपका, देखिए 0.98 H2 आ गया। अब H2 निकाल। H2 इक्वल टू HF प्लस X2 HFG एट द रेट 0.7। तो ठीक है सर, तो H2 कैसे निकालेंगे? HF निकाल लो, HFG निकाल लो। 70 मेगा पास्कल, और ये आपकी कौन सी स्टेट होगी, सैचुरेटेड स्टेट स्टीम टेबल से। HF HF 627 और 2065। यहाँ पर आ गया आपका 697 प्लस X2 2065। एक्सेस भी मिल जाएगा, 2065 plus 627 27 और 1। अब X3 X4 कैसे निकालो? तो सिमिलरली आप इसको भी हटा दो यहाँ से, इसका काम हो चुका है। S3 इक्वल टू S3 कितना है आपको डायरेक्टली दिया हुआ है S3? हाँ सर, S3 दिया हुआ है हमको 7 बार का SG 7.757। दिस इज S4, यहाँ पे भी एंट्रोपी इतनी होगी, तो 7.7571 इक्वल टू SF प्लस X4 SFG। बाकी स्टीम टेबल से वैल्यू देना पड़ेगा। तो पे ये है अब आपका सॉरी 0.008 0.59 और SFG 7.6348।
249 प्लस एक्स4 SFG 7.63 तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 7.7571 माइनस 5.5249 डिवाइडेड बाय 7.63 is going to be 0.938। देखो ये बड़ा क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ हम लोगों को ताकि एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए, इसके छोटे छोटे पार्ट्स गेट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना गेट में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, गेट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। गेट में तो सिर्फ इसके छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, बट एक बड़ा क्वेश्चन कर लो तो सब पता चलता है आपको कहाँ से क्या है। H4 निकालना है आपको, तो X4 अभी हमने देखा HF प्लस X4 HFG एट द रेट 0.00 H4 173.84 पंप पर कैसे निकालेंगे? ये पंप पर निकालने के लिए सीधे हम H6 माइनस H5 तो कर सकते हैं, बट H6 पता नहीं है आपको, तो हम V5 करेंगे और H6, सॉरी, प्रेशर एट 6 मतलब बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, तो ये है आपका 8 × 10⁻³ माइनस 0.008 × 10⁻। 10 to the power। 10 to the power।
अब बस D5 देखना है तो D5 स्कीम टेबल से देख लो, इससे D5 क्या होगा, BF एट 0.2। मेरे हिसाब से अब इजीली क्लियर हो गई होगा। ये 0.001 008 अभी देखी भी नहीं। पंप वर्क तो वही आएगा क्योंकि सारी चीजें सेम, पंप वर्क will be same 0.045 0.056 है। Now, pump work is H6 minus H5 और H5 आपका वही सेम है, पंप वर्क सेम है तो H6 भी वही आएगा, तो H6 आ जाएगा 181 पॉइंट। ये हमने भरा, ये हमने भरा। H4 आपका 2427। ठीक है दोस्तों। सारी एंथैल्पीज अब मैंने आपको बता दी। आप इसे सेम क्वेश्चन है सारे। थर्मल एफिशिएंसी, मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, चेक करिएगा थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी आएगी आपकी, मैं बता देता हूँ। थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप? टरबाइन 1 का वर्क प्लस टरबाइन 2 का वर्क माइनस पंप का नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाइड 1 प्लस हीट सप्लाइड। टरबाइन 1 का वर्क क्या होगा आपका? फर्स्ट टरबाइन ने कितना वर्क किया? फर्स्ट टरबाइन ने H1 माइनस H2 और सेकेंड टरबाइन ने H3 माइनस H2। H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4। पंप वर्क की वैल्यू तो एज इट इज है आपके पास। हीट सप्लाइड, आपने हीट सप्लाइड कैसे करी है? हीट सप्लाइड आपने एक तो 6 to 1 करी है और 6 to 1 और 2 to 3। 6 to 1 और 2 to 3। सॉल्व करिएगा वैल्यू निकाल के, थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 0.4। पहले कितनी थी आपकी थर्मल एफिशिएंसी? सर पहले 30.37 थी, इस बार 0.4 है, मतलब 0.03% बढ़ी रीहीटिंग। बट ये बढ़ भी सकती थी, कम भी हो सकती, दोनों इफेक्ट आ सकते थे क्योंकि यहाँ पर आप सेम बॉइलिंग प्रेशर्स के बीच में ऑपरेट, बॉयलर प्रेशर और इवापोरेटर सेम, तो हुआ क्या होगा, नेट आपका जो क्या कहते हैं, मीन मीन हीट टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है उसमें राइज हो गया। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में राइज होने के कारण ये आपका एफिशिएंसी में, दैट इज द होल थिंग ओवर हियर। थर्मल एफिशिएंसी आपने देखी,
मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम 100 मेगावाट पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट भी सेम है। तो मास फ्लो रेट आपका देखिए थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब करेगा मास फ्लो रेट कम हो जाएगा, मास फ्लो रेट आएगा आपका, चेक करिए 2.363 into 10 to the power 5 kg। नेक्स्ट में जो पूछ रहा है आपसे वो सेम करना है, इसलिए मैं आपको बार बार कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंडेंसेशन स्टीम एसिड, अब ये कितना, ये कम हीट रेट ट्रांसफर है, ये ज्यादा करता है, डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेटली 148। These are the values from this question। इसे एक बार वापस से खुद ट्राई करिएगा, कल मैं आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन समझाऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से उसके ऊपर। ओके, इट वाज नाइस हैविंग अ सेशन फॉर यू गाइस। आई सी यू।